नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जो पिछली क्लास अपनी विज्ञान की चल रही थी बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, हम लोग पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख चुके थे। उसी क्लास को आज हम वापस से क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास को क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे छोड़ा था। क्रोमियम का आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताया था, परंतु वो गलत था। तो सही क्या है, तो उसके बारे में आप आज अपन डीपली अध्ययन करने वाले, बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो इसको बिना स्किप करे इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। अगर आप स्किप कर देंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आपको नीट यानी मेडिकल हो जाए या इंजीनियरिंग फील्ड हो जाए या फिर BSc हो जाए, उन सभी जगह इसके क्वेश्चंस आते हैं और आपको रीज़न पता होना चाहिए। अगर रीज़न पता है तो आप अच्छे से इनका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, उससे पहले आपको बता दूं कि जिसने भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है और तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा मिले। और क्योंकि सिलेबस नया है NCERT वाला, तो आपको समस्याएं होंगी, तो इसलिए आप कंटिन्यू क्लास को जारी रखें, स्टडी जारी रखें, क्योंकि क्या पता समय किस प्रकार का आ जाए। तो बिना देरी करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा था क्रोमियम का 24 जो परमाणु क्रमांक था, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 24 थी। तो अपन ने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 भरा था। परंतु मैंने आपको बताया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, गलत है। अब गलत क्यों है, इसके बारे में अपन जानकारी करते हैं। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से भर के बता रहा हूँ कक्षों के अंदर। इस प्रकार से मैं आपको उपकोष के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको मैं इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ। जैसे ये 1s है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अपने को पता है कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं जूते लेने, तो अपन जूते लेने जाएंगे तो अपन जो है डिब्बा खोलेंगे तो उसमें कितने जूते निकलेंगे, 2 जूते निकलेंगे। एक सीधा रखा है, एक उल्टा रखा हुआ है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे, एक डिब्बे में, यानी एक सीधा और एक उल्टा। ये अपना क्या हो गया, डिब्बा हो गया। तो एक जूता सीधा है और एक कैसा है, उल्टा है। इसी प्रकार से अपने को क्या करने हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। यानी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए अपन ने यानी इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। अब अपने को पता है P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं। तो 6 के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, 3 डिब्बों की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। P के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर 3 डिब्बों की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, ये 2p के लिए हो गया। और इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका होता है, सबसे पहले सब में एक एक भर दो। एक एक एक, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। अब 6 चाहिए, 4 5 6। इस प्रकार से P में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 2p की बाद में बात करेंगे 3s की। तो 3s में ये रहा 3s, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और ये 2। उसके बाद बात करेंगे 3p में, तो 3p के लिए अपन डिब्बे बना देते हैं। ये हो गया अपना 3p। सबसे पहले 1 2 3, ऐसा ना करें कि एक में ही आप 2 डाल दें। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालें, उसके बाद में फिर 3 4 5 और 6। अब इसको एक समझने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है कि मान लीजिए आप मार्केट से लड्डू लेके आए, क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने विद्यार्थी हैं और ये भी पता नहीं लड्डू कितने हैं। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले सबको एक एक बांटोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि एक को 3 दे दिए, फिर 2 दे दिए, फिर 1 दे दिए, फिर दिया ही नहीं। इस प्रकार से नहीं हो सकता ना। आप क्या करेंगे, सबको पहले एक एक बांटेंगे, फिर बचेंगे तो वापस से फिर से क्या कर देंगे, फिर एक एक देना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से होगा। तो आपको यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3p का हो गया। उसके बाद में बात करेंगे अपन 4s की। तो 4s में भी कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। तो 4s में अपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। चलिए देखते हैं, ये हो गया अपना 4s, 1 और ये 2।
अब बात करेंगे 3D में। अब डी में कितने आते हैं, मैक्सिमम 10 आते हैं। तो 10 के लिए 5 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने डिब्बों की, 5 की। ये 4 और ये हो गया 5, ठीक है। चलिए, तो अभी अपने पास डी में अपन कितने डाल रहे हैं, 4 डाल रहे हैं। देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर स्थायित्व की बात करेंगे। अब ये जो है 4s जो है वो अपना क्या है, यहाँ पर 4s पूर्ण पूरित है। कैसा है, पूर्ण पूरित। और ये जो 3D है, कौन है, 3D, ये कैसा है, ये आंशिक अर्धपूरित है। अब ये क्या बला है भाई, आंशिक अर्धपूरित पूर्ण पूरित क्या चीजें हैं, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। तो अपने को पता है स्थायित्व की बात करें तो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित का स्थायित्व लगभग क्या होता है, बराबर होता है। यानी पूर्ण पूरित देखा जाए या अर्धपूरित देखा जाए, उन दोनों का स्थायित्व क्या होता है, बराबर होता है। और पूर्ण पूरित और अर्धपूरित का स्थायित्व ज्यादा होता है, इज ग्रेटर देन टू आंशिक पूर्ण पूरित और आंशिक अर्धपूरित। इनसे क्या होता है, ज्यादा होता है। और आंशिक पूर्ण पूरित और आंशिक अर्धपूरित इन दोनों का लगभग क्या होता है, समान होता है। अब एक्चुअल में है क्या, तो पूर्ण पूरित का मतलब होता है पूरे इलेक्ट्रॉनों का भरना। मान लीजिए आपकी क्षमता है 4 रोटी खाने की और आपने 4 रोटी खा ली, तो आप पूर्ण पूरित हो चुके हो। तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण पूरित, यानी पूरे इलेक्ट्रॉनों का भरना। और आंशिक पूर्ण पूरित मतलब कि आपकी क्षमता है 4 रोटी खाने की, तो 4 का आधा कितना हो गया, 2। तो 2 से ज्यादा और 4 से कम, यानी कि 3 रोटी, 2.5 रोटी, 3 रोटी, 3.5 रोटी। तो ये क्या हो गया, आपका आंशिक पूर्ण पूरित हो गया। यानी जिसको अपन कह सकते हैं पूर्ण पूरित से कम इलेक्ट्रॉन, परंतु अर्धपूरित से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। अर्धपूरित से कम नहीं होने चाहिए। पूर्ण पूरित से तो कम इलेक्ट्रॉन, परंतु यहाँ पर याद रखना कि अर्धपूरित से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आंशिक पूर्ण पूरित बोलेंगे। आगे बात करें अर्धपूरित की, तो अर्धपूरित का मतलब है आधे इलेक्ट्रॉनों का भरना। मान लीजिए अभी आपने एग्जाम्पल देखा कि अपनी क्षमता है 4 रोटी खाने की, हमने 2 रोटी खा ली, इसका मतलब आधे खा लिए अपन ने, तो वो हो गया अपना अर्धपूरित। कैसा हो गया, अर्धपूरित। और आंशिक अर्धपूरित का मतलब होता है कि अर्धपूरित से भी यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 रोटी से भी अपन को कम मिल रही है, इसका मतलब वो आंशिक अर्धपूरित कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में? तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। उसी के बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4s की क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन की और इसको मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे पूर्ण पूरित। और 3D की है 5, क्षमता 10 की है, और अर्धपूरित के लिए 5 की चाहिए, परंतु यहाँ कितने हैं, 4 हैं। तो ये क्या है, आंशिक अर्धपूरित है। तो एक तरफ पूर्ण पूरित और एक तरफ है आंशिक अर्धपूरित, तो इसकी स्टेबिलिटी, इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये स्थायी नहीं रह पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब ये 3D क्या बोलेगा इस 4s से कि यार 1 इलेक्ट्रॉन मुझे भी दे दे। तो 4s क्या करेगा, इसको 3D को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5, और 4s के पास कितने बचेंगे, 1, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s1 और 3d5। तो चलिए इसका सही अपन देखते हैं नीचे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे 4s1 और 3d कितना हो गया, 5 हो गया, यानी ये भी अर्धपूरित है और ये भी अर्धपूरित है। परंतु इसका एक और रीजन है, इसका एक और रीजन को अपन अच्छे से समझेंगे, और जो कारण बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो नीट और मेडिकल के लिए, जो मेडिकल और IIT के एग्जाम्स हैं उनमें उसी कारण को सही पूछ के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और BSc में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी अपन क्रोमियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें। क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये हो गया, अभी अपन ने देखा था। अब अगर अपन चाहें तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए ये 3 की सीरीज चल रही है। किसकी चल रही है, 3 की सीरीज चल रही है। तो इस 3d को मैं क्या कर सकता हूँ, इस 3p के साथ में भी लिख सकता हूँ, तो तब भी ठीक है। 3s2 3p6 3d5 और 4s1, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो आपको समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों गलत है और सही कौन सा है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं अपन। अब देखिए अपन कारण देखते हैं कि मैंने अभी बताया था आपको कि इसका एक और रीज़न जो है वो बहुत ही अच्छा रीज़न क्या है, उसको समझने के लिए आप क्या करेंगे कि जितनी ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं अपन। मान ली कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जो कभी इस घर में आ रहा है, कभी उस घर में, कभी उस घर में, इस तरह से दौड़ भाग कर रहा है। तो जब दौड़ेगा, चलेगा, इधर उधर घूमेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, है ना, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब जब उसकी सब ऊर्जा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो थक जाएगा और थक के एक जगह बैठ जाएगा। अब आप उससे उठने की बोलो तो वो उठेगा नहीं, इसका मतलब वो क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो अपने को याद रखना है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो सिस्टम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। और एनर्जी कब निकलेगी, स्थानांतरण पर, जब इधर से उधर घूमेगा तो क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी। अगर एक जगह बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कह रहा है, तो उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी, परंतु जब इधर उधर दौड़ भाग करेगा तो क्या होगी, उसकी ऊर्जा निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ऑब्वियसली उसकी ऊर्जा निकलेगी। क्लियर है बात। तो अब देखिए यहाँ पर अपने को देखना है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ज़्यादा होगा तो ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। अपने को पता है कि जो इधर उधर घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा निकलेगी, यानी ऊर्जा बढ़ेगी, निकलेगी, तो स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। स्थायी उसका मतलब समानुपाती हो गया। ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व भी कम होगा, और ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी, तो स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपन इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो अपन इसको विनिमय ऊर्जा से इसको कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं अपन, विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो विनिमय ऊर्जा का सूत्र क्या है, माइनस। अब माइनस क्यों लगाए हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है, समाप्त हो रही है, यानी घट रही है, कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपन ने माइनस लगाया, सिर्फ इसको समझने के लिए। बाकी माइनस का कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला क्या है, माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर n का मतलब है समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन, यानी जो सम्मित हैं उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब इसको अपन एक करते हैं। अभी अपन ने देखा था क्रोमियम के बारे में पिछली क्लास में कि क्रोमियम का जो था वो D4 गलत था, तो अपन ने उसका रीज़न अगली क्लास में देखा, D5 में। इसी क्लास में अपन देख रहे हैं कि D5 उसका होगा। तो D5 क्यों होगा इसके बारे में देखते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि D4 में इन चार डिब्बों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, परंतु D5 में कितने में भरे हुए, 5 में भरे हुए। अब इसमें थोड़ा असममिति दिख रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, और इसमें पाँचों के पाँचों भरे हुए। मान लीजिए 5 घर हैं, और 5 घरों में से एक मकान में 5 घर है, दूसरे मकान में भी 5 घर है, सॉरी कमरे मान लीजिए 5 कमरे। अब पहले मकान के 5 कमरों में 4 ही कमरों में लोग रह रहे हैं, परंतु दूसरे मकान के 5 कमरों में 5 ही कमरों में क्या कर रहे हैं, लोग निवास कर रहे हैं। तो सिमिलरिटी किसमें होगी, सिमेट्री होगी D5 वाले में, यानी 5 वाले में, जिसमें सारे लोग रह रहे हैं, और इसमें क्या हो जाएगी, एसिमेट्री हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसमें सममितता नहीं होगी। तो इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, इसके स्टेबिलिटी का पता कर सकते हैं अपन, यानी जितना ज़्यादा सम्मित होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा, स्टेबल होगा। और इसको अपन एक्सचेंज एनर्जी यानी कि विनिमय ऊर्जा से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी हो जाएगी -4, 4 - 1/2। अब 4 में से 1 गया तो 3 चौके 12, और 12 में जो ही 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6, परंतु कई का -6। और के यहाँ पे लगा सकते हैं आप, इसका कांस्टेंट हो जाएगा के का मतलब। ठीक है, तो इसके माध्यम से अपन एक्सचेंज एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी D4 वाले कितनी हो गई, यहाँ पर 6 की होगी माइनस का, परंतु यहाँ पर अपन नीचे वाले की देखते हैं। तो D5 में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं, तो 5 है तो -5, 5 - 1/2, तो ये हो जाएगा -5, और 5 में से 1 गया तो 4/2।
2 से ये 4 कट गया 2 बार, ठीक है, 5 दूने 10, माइनस का 10, अब ये के लगा दिया। अब ये देखिए यहाँ पर आपको माइनस से कोई मतलब नहीं रखना, एनर्जी रिलीज हो रही है, समाप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग रहा है, बाकी आपको संख्या से मतलब रखना है। अब यहाँ पर तो 10 आ रहा है और ऊपर वाले में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो एक्सचेंज एनर्जी किस में ज़्यादा है, D5 वाले में ज़्यादा है। एक्सचेंज एनर्जी इसमें 10 आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, 6, तो D5 वाले में एक्सचेंज एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा, D5 वाले का होगा। और इसको अपन एक और मेथड से समझ सकते हैं, एक और तरीका क्या है उसको समझते हैं। अब जो अपन ने एक्सचेंज एनर्जी निकाली ना, वही वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करें अपन D4 की, किसकी बात करेंगे, D4 की। तो D4 में अपन ने चार डिब्बों में इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए अब समान हैं, सब एक जैसे घर हैं और सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन वाले हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकता है। यानी जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कितनी जगह एक्सचेंज हो सकता है, 3 जगह जा सकता है, यानी 3 एक्सचेंज बाय 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन 3 जगह पर अपना स्थानांतरण कर सकता है, 3 घरों में वो क्या कर सकता है, आ जा सकता है। कौन सा, पहले नंबर वाला। जबकि बात करेंगे अपन दूसरे नंबर वाले की, तो दूसरे नंबर वाला यहाँ जा सकता है और दूसरे नंबर वाला यहाँ जा सकता है। तो दूसरे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन कितनी जगह जा सकता है, सिर्फ 2 जगह जा सकता है। और तीसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिर्फ वो कितनी जगह जा सकता है, 1 जगह। यानी कुल कितनी जगह वो एक्सचेंज हो रहा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कितनी जगह हुआ, 3 जगह, दूसरा इलेक्ट्रॉन कितनी जगह, 2 जगह, और तीसरा इलेक्ट्रॉन 1 जगह। तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो रही है, 6 हो रही है। अगर D5 की बात करें तो देखिए D5 में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, मतलब कि 4 जगह जा सकता है। कितने जगह जा सकता है, 4 जगह, यानी 4 जगह एक्सचेंज हो सकता है कौन, पहला इलेक्ट्रॉन। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ भी जा सकता है। यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन कितनी जगह एक्सचेंज हो सकता है, 3 जगह। और तीसरा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। कितनी जगह एक्सचेंज हो सकता है वो, 2 जगह। और चौथा इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 जगह हो सकता है। यानी इसके अंदर टोटल एक्सचेंज एनर्जी देखेंगे अपन तो 4 + 3 + 2 + 1, 4 और 3 7, 2 9 और 1 कितना हो गया, 10। यहाँ से भी कितना आ गया अपने पास, 10 आ गया। यानी D5 क्या होगा, D5 ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी तुलना में, D4 की तुलना में। तो D4 की तुलना में कौन ज़्यादा स्टेबल है, D5 ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। और अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हमें मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है, तो अब 4s में अपन इलेक्ट्रॉन भर देंगे और 3d5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब d में क्या करेंगे अपन, संख्या बढ़ाते जाएंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, परंतु ये वापस से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको आप सिमेट्री से भी समझ सकते हैं, किससे, सिमेट्री से भी समझ सकते हैं इसको। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका, गलत। अब गलत हुआ तो क्यों हुआ, आप समझ जाना। यहाँ पर देखिए कि ये जो है, यहाँ पे देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, और पहले 3 वाले को नहीं दिया इलेक्ट्रॉन, किसको दे दिया, 4 वाले को दे दिया, तो नाइंसाफी भी हो गई। तो पहले 3 वाले को देंगे, 3 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। और 4s के पास कितना रह जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 4s1 और 3d10। इसको आप आंशिक पूर्ण पूरित अर्धपूरित वाले से भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमें पता है कि जो D9 है वो कम स्टेबल होगा D10 की तुलना में। यानी स्टेबल कौन ज़्यादा है, D10 है। यानी स्टेबल D10 ज़्यादा है, तो यानी कि पहले D10 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखेंगे 3d9 न लिख कर क्या लिखेंगे,
4s1 और 3d10, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। उसी प्रकार से अब जिंक में कोई दिक्कत नहीं है, 4s2 हो जाएगा और 3d क्या हो जाएगा 10। इस प्रकार से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 1-2 बार ज़रूर लिख कर देखिए, प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ कहाँ आपको समस्या आ रही है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यारों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा मिले।